एर्गोनॉमिक्स बनेगा। तो ये जो मेरा लेक्चर है आज का, ये एर्गोनॉमिक्स के ऊपर है। और उस एर्गोनॉमिक्स पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज भी दिया है। आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को देखना और खुद आंसर लिखने की ट्राई करना। पहले तो नोट्स पढ़ लेने सारे जो दे रखे हैं आपको नोट्स। फिर उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सारे नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन देखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एर्गोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपने उसको लिखने की ट्राई करना है, राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है। राइटिंग में ट्राई करना, जैसे जो क्वेश्चन है उसको दो पार्ट में बांट सको। इंपॉर्टेंस एर्गोनॉमिक्स क्या है, तो एर्गोनॉमिक्स को डिफाइन करना और उसकी इंपॉर्टेंस बताना। तो उसको आप लिखने की ट्राई करना कि क्या आप उसको पॉइंट वाइज अंडरलाइन, जो मैंने लाल रंग से लिखा है उसको आपने अंडरलाइन करना है कि आप वैसा लिख पा रहे हैं साफ साफ के नहीं लिख पा रहे हैं। अगर वैसा कर पा रहे हैं आप, तो आपको मार्क्स मेंस में मिल जाएंगे। एर्गोनॉमिक्स होता क्या है, ये आपको नोट से मिलेगा। ये बेसिकली जो लोग अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, तो उस वर्क प्लेस के साथ उन लोगों की एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव द वर्क एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन है जो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी। Ergonomics is the field of study which is related to the people and their workplace, so that जो उनका काम है, the work which they do, that becomes more smooth, effective, efficient, without fatigue, without injury। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे जरूर फोकस रखना है कि वर्क प्लेस और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी होती है। आदमी और उसका वर्क प्लेस, द पर्सन एंड हिज वर्क प्लेस। और उसके वर्क प्लेस में उसके टूल आते हैं, उसके वर्क प्लेस में उसका सारे का सारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आता है, उसके बैठने का, उसके काम करने का सारा एनवायरनमेंट आता है। उसमें लाइटिंग भी आती है, उसमें क्लीन एयर भी आती है, सारा कुछ आता है। पर्पज ये होता है कि उस आदमी को जब वो काम कर रहा है तो वो एफिशिएंटली काम कर सके, फटीग फील ना हो, इंजरी फील ना हो। प्रेजेंटली आई एम अ वर्कर, मैं अपने वर्क प्लेस पे बैठा हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कमरा है। तो लाइटिंग, फैन, एसी, इफेक्टिव एनवायरनमेंट। ये जो चेयर जिसपे मैं बैठा हूँ, मेरे को बहुत घंटे तक काम करना है। चेयर जिसपे मैं बैठा हूँ, उस चेयर का बैठने का तरीका, मेरा जो आई कॉन्टेक्ट है लैपटॉप के साथ कहाँ पे होने चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब बैठा हूँ तो ऐसे तो नहीं बैठ रहा हूँ, लेटा तो नहीं हूँ, पोस्चर कैसा बनना चाहिए, वो सारा एर्गोनॉमिक्स है। और बेसिकली ह्यूमन और उसका जो वर्क प्लेस है, जिसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, वर्क एलिमेंट्स है, वर्क सिस्टम है, उनके बीच की इंटरेक्शन है। और काम, इसका पर्पस क्या होता है कि ओवरऑल ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना है, बढ़ाना है, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। ये साइंस होती है इसके पीछे। बाद में थर्मलिक्स मैंने एक टॉपिक डाला है, वो भी आप उसको थोड़ा सा देख लेना, इसके पीछे साइंस होती है। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज इन्वॉल्व होता है, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मिलकर एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या एर्गोनॉमिक्स के बीच में जो लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनके साथ बिहेवियर पार्ट भी आता है। हाँ, वो साइकोलॉजी वही है कि आप वर्क प्लेस में तभी एंजॉय करोगे अगर आपका बाकी लोगों के साथ रिलेशन आपका अच्छा है, तब आप एंजॉय करोगे। तो एर्गोनॉमिक्स में वो आता है। इंपॉर्टेंस क्या है एर्गोनॉमिक्स की, ये एर्गोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैन मशीन सिस्टम या जो भी है, एर्गोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, ये ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है उसके ऊपर जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, इंजरीज है, फटीग है। इंजरी अलग चीज होती है फ्रेंड्स, फटीग अलग चीज होती है, स्ट्रेस अलग चीज होती है। स्ट्रेस दिमाग से रिलेटेड है, फटीग बॉडी एंड माइंड से रिलेटेड है। थक गए तुम काम कर करके, तुम्हें एक ही काम गलत पोस्चर से कर रहे हो, तुम थक गए। या इंजरी, गलत किया, डैमेज हो गया। इंजरी, स्ट्रेस, फटीग, इसको कम करना और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ये टर्म्स याद करनी। जब आप मेंस लिखने बैठोगे, जब आप आंसर लिखने बैठोगे, तो भाई साहब ये टर्म्स को लिखना है और अंडरलाइन करना है। सो ergonomics actually is man and his environment interaction, worker work environment interaction, man machine interaction, so that stress, fatigue, injury to the worker is eliminated or minimized. Injury is eliminated, fatigue and stress is minimized, his efficiency and his effectiveness is improved। ये है ergonomics। कैसे करता है ergonomics की स्टडी? एर्गोनॉमिक्स को बेसिकली ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो ये एर्गोनॉमिक्स का एक नाम वो भी है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, इसको लिख देंगे।
तो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का पर्पज होता है क्रिएट करना सेफ, कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव वर्क स्पेस। तो वो कैसे कर सकते हैं? डिजाइन ऑफ वर्क स्पेस हमें ऐसा डिजाइन करना पड़ता है। तो हमें जो बॉडी, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, उसकी स्ट्रेंथ है, साइज है, स्किल है, स्पीड है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वर्क स्पेस को वैसा डिजाइन करना पड़ता है, सो दैट एम्प्लॉय बिकम्स मोर कंफर्टेबल एंड इवेंचुअली जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट नॉलेज की डोमेन रिक्वायर्ड है एर्गोनॉमिक्स में, और डोमेन्स, कितनी डोमेन्स स्पेशलाइजेशन है, हम किस तरह तरीके से जो एर्गोनॉमिक्स है उसकी डोमेन्स को, स्पेशलाइजेशन डोमेन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नॉलेज आप ये जरूर गेन कर लेना कि एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत से डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक मशीन नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक डायनेमिक सिस्टम होता है जो बाकी लोगों से भी इम्पैक्ट होता है, उसको एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री वो अलग चीज है। बायोमैकेनिक्स, एनवायरमेंटल, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग को डिजाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी को मशीन के हिसाब से कैसे यूज करें। बायोमैकेनिक्स, आप जानते हैं कि आपको कोई चीज को ओपन करना है तो एक लंबा सा टूल यूज करते हैं, रेंच यूज करते हैं, सो दैट एफर्ट कम लगे। वो बायोमैकेनिक्स का एक एग्जांपल है। आप घर के अंदर आपके पास स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं काम को करने के लिए। आपने कार को लिफ्ट करना है तो जैक मैकेनिज्म आपके पास होता है। तो ये सारी चीजें आपके काम को इफेक्टिव बनाती हैं, आपके एफर्ट को रिड्यूस करती हैं। यही है बायोमैकेनिक्स। एनवायरमेंटल फिजिक्स क्या है? आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, नॉइज कम होना चाहिए, लाइटिंग सिस्टम ठीक होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए, वाइब्रेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा सारा होगा तो आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा कौन सा सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए वो है आप। आपका जो एर्गोनॉमिक्स है उसको क्लासीफाई जब करने की बात आती है, एर्गोनॉमिक्स है क्या ये हमने डिफाइन किया, इसके बेनिफिट्स क्या है ये हमने डिफाइन किया, एर्गोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट क्या है ये हमने डिफाइन किया। अब एर्गोनॉमिक्स को डिवाइड कैसे करेंगे एज अ सब्जेक्ट नॉलेज? एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, ह्यूमन का उसके वर्क एनवायरनमेंट में रिलेशन, उसको डिवाइड करते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल होता है बेसिकली जो चीज तुम्हें दिखती है, फिजिकल एर्गोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। और वो वर्क प्लेस के ऊपर बेसिकली फोकस करता है। वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करना है, जहां पे आप काम कर रहे हो उसको कैसे क्रिएट करना है, कुर्सी कैसी होनी चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है, वॉशरूम्स होने चाहिए। मतलब आपके कंफर्ट, बॉडी के कंफर्ट से रिलेटेड जो सारी चीज है वो फिजिकल में मान लो आप। कॉग्निटिव होता है दिमाग से रिलेटेड चीज, मेंटल, दिमाग से रिलेटेड। और आप जानते हैं कि आपका जो वर्क प्लेस पे कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी परसेप्शन, मेमोरी। इसीलिए वर्क स्पेस पे जहां पे आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जहां पे आसपास के लोगों की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, तो तुम काम नहीं कर सकते चाहे कितना भी अच्छा है। एक परेशान आदमी कितनी भी अच्छी जगह में बैठा दो, मेंटली अगर परेशान है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, तुम फिजिकल एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा तुम्हें दे दिया जाए, तुम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। दैट इज कॉग्निटिव। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तुम्हारा सारे का सारा इम्पैक्ट, ह्यूमन बीइंग से नहीं। तुम्हारा कुलीग से झगड़ा हो गया, कॉग्निटिव है। कुर्सी बेकार मिल गई, फिजिकल है वो। लाइटिंग ठीक नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, फिजिकल है। पॉलिटिक्स से अंदर, कॉग्निटिव है वो। पॉलिटिक्स मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रही है, हायरार्की नहीं है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रबल आ रही है, वो ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स है। तो तुम्हें टीम वर्क करनी चाहिए, काइजन सर्कल, क्वालिटी सर्कल, मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स, फिर ग्रुप एक्सरसाइजेस। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो माहौल है वो ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स है। बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके एर्गोनॉमिक्स के क्या है ये आपको पता होने चाहिए। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंजरी और आपका फटीग कम होती है, आपका परेशानी कम होती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हेल्थ पे फोकस करना है। आपकी जो एम्प्लॉइज हैं दे शुड बी मोर कंफर्टेबल वर्किंग, उनकी लाइफ अंदर का एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होना चाहिए। सेफ्टी स्ट्रक्चर उसमें सारा होना चाहिए। ये सारे का सारा एर्गोनॉमिक्स है।
और उसको तीन पार्ट में आप डील करते हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशन। ये याद कर लेना, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, आपको वहां पे उसका आंसर लगाने में हेल्प होगी कि एर्गोनॉमिक्स जो है वो तीन डोमेन्स में हम एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल डोमेन में कर सकते हैं, कॉग्निटिव में कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कर सकते हैं। और एक टर्म्स याद कर लेनी है आपने। जैसे सपोज आपने वर्क रिलेटेड मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर के ऊपर वर्क किया। मस्कुलर मीन्स मसल्स, स्केलेटल दैट मीन्स आपका जो मशीन, बॉडी मशीन से रिलेटेड है डिसऑर्डर, उसको परेशानी ना हो। जैसे सपोज आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, आपको हेड नीचे रखना पड़ रहा है, तो कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा कि अगर आपका जो हेड है वो ऐसे सामने नहीं देख रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बैक एक होगी आपको। वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज उसमें मेंशन है। उसके बाद एर्गोनॉमिक्स को मैन मशीन सिस्टम की तरह से डिफाइन करो। एर्गोनॉमिक्स एक मैन मशीन सिस्टम है, मैन और उसके मशीन के बीच का एक सिस्टम है ये। और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताओ, एर्गोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कब इवॉल्व हुआ। तो ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मेन कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं डिफेंस एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जितनी मशीनों का यूज डिफेंस में होता है शायद किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। डिफेंस में यूज होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में यूज होता है। आपको ब्रिजेस बनाने हैं, सडनली ब्रिज बनाने हैं आपको, लड़ाई चल रही है, ब्रिज बनाने हैं आपको, आपको अपना मशीन यूज करना है। आपको अगर कहीं आप वो यूज कर रहे हैं, गन्स यूज कर रहे हैं, तो वो एक मशीन है। अब मैन मशीन सिस्टम एर्गोनॉमिक्स के साथ कैसे वो आप उसका लिंक बढ़ा सकते हो, मैन मशीन सिस्टम ही है। और कैसे इवॉल्व हुआ, वो इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एर्गोनॉमिक्स के अलग अलग लोगों ने, अब जैसे ये मैनेजमेंट गुरु है टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया था इन्होंने। उसमें उन्होंने बोला एर्गोनॉमिक्स ये ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, उसके दो पर्पस हैं। एक एफिशिएंसी बढ़ाना, दूसरा बेसिकली परफॉर्मेंस बढ़ाना, टोटल सिस्टम की इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ाना और पूरे सिस्टम की इंप्रूव करना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से करना चाहते हैं, वही जो चीजें हमने ऊपर देखी उसी की बात कर रहे हैं। मैन मशीन सिस्टम क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन, साइंटिफिक रिलेशनशिप जो है उसका स्टडी मैन मशीन सिस्टम होता है। और इसमें अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग बेसिकली उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये कैसे इवॉल्व हुआ सब्जेक्ट सारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जब मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो काफी कम्प्लेक्स सिस्टम भी होता था, उसको हमें हैंडल करना है इन द आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते भी हैं दैट देयर यूज्ड टू बी नेवी, देयर यूज्ड टू बी एयरफोर्स एंड आर्मी, तीनों फ्रंट होते हैं। तो कई बार आपने देखा, जैसे आपने मूवी देखी है बॉर्डर, बॉर्डर मूवी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कई जगह पे दिखाया गया है कि गन नहीं चल रही है, गन में प्रॉब्लम आ गया, फिर गन को आपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाना, उसको यूज करना। कई जगह रात को तुम फ्लाइट नहीं ले पा रहे हो, फ्लाइट नहीं उड़ा पा रहे हो रात को, वो भी एक मैन मशीन सिस्टम से रिलेटेड है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, तो कैसे आप उस चीज को कर सकते हो, हाउ यू कैन हैंडल दैट, वही मैन मशीन सिस्टम है सारा। और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही इवॉल्व हुआ, जिसमें लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ कि हाउ कैन इट बी कंफर्टेबल। अगर आपको टैंक यूज करना है, अगर आपको गन यूज करनी है, तो क्या जो एक सोल्जर है जो 10 घंटे गन पकड़ेगा, क्या वो अटेंटिव रह सकता है, क्या उसका कंसंट्रेशन बन सकती है, मैन मशीन सिस्टम है वो। आपने कई जगह देखा होगा सिक्योरिटी होती है, सीआरपीएफ वाले लोग होते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ सीआरपीएफ है, वो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाले फोर्सेस वाले लोग हैं। वहां पे एक आदमी को जिसको ऑब्जर्वेंट रहना है, जिसको बड़े ध्यान से देखना है कि कोई गलत तो नहीं हो रहा, उसकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसंट्रेशन 8 घंटे के लिए कैसे मेंटेन करोगे आप, किसी जगह पे ऑब्जर्व कर रहे हो, देखते जा रहे हो, कैसे आप कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करोगे इतने घंटों के लिए। क्या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, क्या तुम सबको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, डेविएट तो नहीं हो रहे हो, ये सारा मैन मशीन सिस्टम है। और जितना यूज वहां पे होता है उसका उतना शायद कहीं नहीं होता। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ विद अ गन, यू आर स्टैंडिंग फॉर 8 आवर्स एंड यू आर टू बी विजिलेंट। कंसंट्रेशन पूरी बढ़नी चाहिए, विजिलेंट होना है तुम्हें, मिस नहीं कर सकते। मिस किए तो ट्रबल हो सकता है, कोई आदमी स्नीक इन कर सकता है। ये मैन मशीन सिस्टम है। आपका वर्क प्लेस और आप कंसंट्रेशन, ये आपका काम, आपका वर्क प्लेस और आप उसको कैसे मैं डिजाइन करूं सो दैट आप अपना काम ध्यान से कर सको। तो एक मेरे को वर्क स्टेशन डिजाइन करके दो एक सोल्जर का जो एयरपोर्ट पे खड़ा है, और वो सेफ भी हो कि अगर कोई शूट शूट करे कुछ करे तो वो सेफ है।
और वो विजिलेंट भी रहे, वो देखता भी रहे, कंफर्टेबल भी हो। ऐसा ना हो कि जो पैसेंजर जा रहे हैं वो उसको ऐसा इंक्वायरी उससे करते जाए कि भाई साहब गेट नंबर 4 कहाँ है, भाई साहब गेट नंबर 2 कहाँ है, ऐसा ना हो। तो आप बड़े ध्यान से देखना, उनका जो डिजाइन किया जाता है वर्क स्टेशन, वो ऐसा होता है कि पैसेंजर वहां तक जाके उनसे पूछे ना, इंक्वायरी ना करे। इंक्वायरी वाले लोग थोड़े हैं वो तो सिक्योरिटी वाले लोग हैं। तो सिक्योरिटी वाले लोगों को अलग तरीके से वर्क स्टेशन डिजाइन करना है। कैसे आप करोगे उसको? वो सारे के सारे वर्क स्टेशन डिजाइन आएगा, तो मिलिट्री से स्टार्ट हुआ है वो। इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। और मैन मशीन सिस्टम का मीनिंग क्या है, एर्गोनॉमिक्स के साथ कैसे जुड़ा है, और क्या इसका इवेंचुअली हो सकता है। ये वो सारे आंसर्स हैं जो मैंने क्वेश्चन बनाए पहले, फिर उसको आंसर की फॉर्म में लिखा कि ऐसे आंसर आपको देने हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जहां पे आपको कैटेगराइज करना है एबीसी, वहां पे आपको कैटेगराइज करना है। मेन करेक्टरिस्टिक मैन मशीन सिस्टम के क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं? तो तीन करेक्टरिस्टिक हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी आपको करना है, जैसे मैंने सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी एक ऑफिसर के लिए एक स्टेशन डिजाइन करना है, तो ऑब्जेक्टिव है स्टेशन डिजाइन करना। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके सिस्टम के, तो उन कंपोनेंट्स को डिफाइन करो, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। तीसरा, कोई फंक्शन करने के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हो, तो क्या फंक्शन करोगे उसको डिजाइन कर रहे हो। तो पर्पस सिस्टम का क्या है, और उस तरीके से हम उसको लेके जा रहे हैं। डेटा रिलेटेड टू पर्पस शुड बी मेड अवेलेबल। ऑब्वियसली कोई भी आपने डिजाइन करना चाहिए तो आपके पास डाटा होना चाहिए, और उसके बेस पे आप उसको डिजाइन करना है। कुछ एग्जांपल्स लेके आप इसको जरूर एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा एडवाइस है कि जब भी आप कोई आंसर लिखो, डिटेल में सब्जेक्टिव आंसर लिखो, तो उसका एग्जांपल जरूर दो। एर्गोनॉमिक्स में तुम कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जांपल दे सकते हो, तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का एग्जांपल दे सकते हो, तुम एक इंडस्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर का एग्जांपल दे सकते हो, तो तुम एक कंडक्टर, ड्राइवर ड्राइवर जो बस चला रहा है उसका एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई करना। जैसे एक पर्सन है लॉरी चला रहा है, जिसको 10 घंटे लॉरी चलानी है, तो उसका वर्क स्टेशन आपको कैसे डिजाइन करना है। एरोप्लेन का कॉकपिट आपको कैसे डिजाइन करना है कि हर चीज आपके हाथ के अंदर अवेलेबल हो, विद इन रीच हो। कॉकपिट कैसे डिजाइन करना है। एक ड्राइवर जो 10 घंटे बस चलाएगा, वो फटीग ना आए, उसको नींद ना आए, फटीग ना आए, उसको कैसे डिजाइन करोगे। उसका अंदर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कैसे इंश्योर करोगे आप। मैन मशीन सिस्टम कितने तरह के होते हैं, अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उसकी कैटेगरीज। तो फीडबैक के बेस पे, प्रोसेसिंग के बेस पे, और नंबर ऑफ मैन मशीन सिस्टम, उसके बेस पे कैटेगराइज किया गया है। फीडबैक के बेस पे मैन मशीन सिस्टम क्लोज लूप, ओपन लूप, दो तरह के होते हैं। ओपन लूप होता है जिसमें आपको फीडबैक नहीं मिलती, कंट्रोल नहीं होता उसके साथ, चलता रहता वन वे होता है वो। लेकिन क्लोज लूप होता है जिसमें आपको फीडबैक मिलती है और आप इनपुट को चेंज कर सकते हो। ओपन लूप इज लाइक इनपुट, आउटपुट के बेस पे इनपुट डिजाइन नहीं होती, इनपुट के बेस पे आउटपुट होता है। क्लोज सिस्टम में इनपुट आउटपुट के बेस पे भी होती है। देखो आउटपुट आई, उसने इनपुट को चेंज कर दिया, फिर आउटपुट आई। यहाँ इनपुट ने आउटपुट डिसाइड की, यहाँ आउटपुट ने इनपुट भी डिसाइड की। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये दो तरह का आपका सिस्टम होता है। प्रोसेसिंग के बेस पे मैन मशीन सिस्टम, मैनुअल सिस्टम हो सकता है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। कार, कार ऑटोमेटिक भी होती है, नॉन ऑटोमेटिक भी होती है, मैनुअल भी होती है। जिसमें गियर तुम खुद चेंज करते हो, वो मैनुअल है। ऑटोमेटिक क्या है, जिसमें खुद गियर चेंज हो रहा है। बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप ऑटोमेटिक है आपकी कार, तो आपको गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक हाथ आपका फ्री होता है। मतलब आपको उस पर कंसंट्रेट नहीं करना, शायद कंसंट्रेशन बन जाए। नहीं तो शुरू में जब तुम ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारा ध्यान इसमें होता है कि तुम अब गियर चेंज करोगे, कौन सा गियर डालोगे, सब होता है। बाद में रिफ्लेक्स एक्शन से वो ठीक हो जाता है, लेकिन शुरू में ट्रबल आती है। तो ये ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। नंबर ऑफ मैन मशीन सिस्टम, वो हो सकते हैं आपके वन मैन वन मशीन सिस्टम भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैन मशीन सिस्टम, मैनी टू वन टाइप मैन मशीन सिस्टम, बहुत से लोग एक सिस्टम पे, एक आदमी बहुत सी सिस्टम्स पे। तो मैन कितने और मशीन कितने, साइमल्टेनियसली तुम कितनी मशीन्स को चला रहे हो, साइमल्टेनियसली एक मशीन पे कितने लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से डिजाइन होना है। चलो मैं आपसे एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो एरोप्लेन का कॉकपिट है, ये कौन सी तरह का सिस्टम है, मैन मशीन। मैन, मल्टीपल मशीन, वन मैन, मल्टीपल मशीन, मेनी मैन, मल्टीपल मशीन्स, कौन सी तरह का है कॉकपिट। सर मैनी टू मैनी हो सकता है। मैनी टू मैनी, गुड। क्योंकि दो पायलट होते हैं और एक वो होता है आपका
जो डायरेक्शन भी बताता है, तो 3 लोग भी होते हैं कॉकपिट में बैठे हुए। अ, तो ये जो आपका कॉकपिट वाला सिस्टम है, उसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, बहुत सी चीजें लगी होती हैं जो साइमल्टेनियसली उनको हैंडल करनी पड़ती है, तो मैनी मैन मैनी मशीन सिस्टम होता है ये। जो कार है वो वन मैन और वन मशीन ही हुआ वो, क्योंकि उसमें और अलग तरह का काम नहीं है, आपको चलाना है बस, सिंपल है वो। वन मैन वन मशीन, वो आप कार का एग्जांपल दे सकते हो, एरोप्लेन आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो। इस तरह के आपका वो चीजें होती हैं, तो आप एग्जांपल्स के ही इसके एग्जांपल कोट कर सकते हो। तो ऐसे फ्रेंड्स, इसका आपको एर्गोनॉमिक्स वाला जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं उनको कर लो। और भी इसमें मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात को 10:30 बजे भी हम कर लेंगे। आपने एक काम करना है, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ना, इसको गो थ्रू कर लो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करूंगा, मैंने एक चैप्टर अभी जो कंप्लीट किया है, मैं आपको बता देता हूँ, वो चैप्टर मेरे हिसाब से कंप्लीट है। आपके हिसाब से आपको वो कर लेना। प्रोडक्शन जो सिस्टम है आपका, मैं उसको दिखा भी देता हूँ आपका, अभी जो हमने कंप्लीट किया, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने आपका। जो मेरे चैप्टर हैं उसमें ये दूसरा चैप्टर है। मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्शन कंट्रोल है आपका चैप्टर है ना, मैंने प्रोडक्शन कंट्रोल किया है अभी तक आपका। प्रोडक्शन कंट्रोल में ध्यान से देखना, मैंने ये है प्रोडक्शन कंट्रोल आपका, इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। पर्ड सीपीएम की पूरी रिकॉर्डिंग्स और अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं, पर्ड सीपीएम को ढंग से करना है, एक न्यूमेरिकल इसमें से आएगा। फोरकास्टिंग टेक्निक्स मैंने अभी आपके 2 लेक्चर लिए हैं, दोनों लेक्चर पढ़े होंगे। उसमें मैंने फोकस रखा था कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। उन न्यूमेरिकल्स में एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग एंड मूविंग एवरेज, ये 2 जगह से न्यूमेरिकल आ सकता है। फोरकास्टिंग से न्यूमेरिकल आने के चांस है, लेकिन जो मैंने आपको करवाया वो तो बड़ा छोटा सा पार्ट है, इसका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है सारा, लेकिन मेरे लेक्चर लगा लेना उसका, उसके बेस पे आपको पता भी लग जाएगा। उसके बाद